चलिए देखिए, लास्ट क्लास हम लोग थर्मल एक्सपेंशन चालू किए, क्वेश्चन नहीं किए थे कल। आज हम लोग थोड़ा एक दो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग कैलोमेट्री पे मूव कर जाएंगे। तो आइए एक दो क्वेश्चन करो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। देखिए, अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, a rod of length 1 meter rest on a smooth horizontal table। कल किए थे क्या ये क्वेश्चन? थर्मल स्ट्रेस का था। रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर रेस्ट ऑन a smooth horizontal table, कोमा लगाइए, on hitting its length become 1.01 मीटर। पहले 1 मीटर था, बाद में वो 1.01 मीटर हो गया। इट्स लेंथ बिकम 1.01 मीटर। फाइंड स्ट्रेन डेवलप, ठीक है ना? कैसे सॉल्व करेंगे? कल मैंने आपको समझाया था। इसमें कौन सा स्ट्रेन निकालेंगे, मैकेनिकल या थर्मल? खुद से पता चल रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा, क्या लगा? हीट। ठीक है, तो देखिए कल हम लोग सीखे थे। 1 मिनट का समय लीजिए जरा, आप घर पे थोड़ा भी रिवाइज वगैरह करते हैं कि नहीं, समझना है। आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। कैसे आया 0, समझ पाए? देखिए कल हम लोग एक कंडीशन लगाए थे कि कब होता है स्ट्रेस, कब होता है थर्मल स्ट्रेस? जब कोई रिस्ट्रिक्शन हो। समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होने के कारण स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 0। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और जब स्ट्रेस ही 0 होगा, तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? 0। लिख लीजिए, है ना? थर्मल स्ट्रेस, पहले लिखिए थर्मल स्ट्रेस is 0 because there is no restriction, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसलिए थर्मल स्ट्रेस क्या हो गया? 0। और जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब स्ट्रेस 0 है तो स्ट्रेन भी क्या होगा? 0। नीचे लिख लीजिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देयरफॉर थर्मल स्ट्रेन भी हो जाएगा 0। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए टू रॉड of length LA and LB, दो रॉड है जिसकी लेंथ हमने माना LA and LB। टू रॉड ऑफ लेंथ LA and LB and thermal coefficient alpha A and alpha B is heated such that the difference in their length उसकी लेंथ में जो डिफरेंस है, difference in their length remains same
remain same, then find value of LA by LA plus LS, इसका वैल्यू फाइंड करना है। चार ऑप्शन भी है, हमें ऑप्शन पे नहीं जाना है, चाहो तो लिख लो ऑप्शन ए बी अल्फा एल अल्फा बी व अल्फा ए, ऐसा दिया हुआ है। हम ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं, आपको समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले आपको समझ में आया कौन सा टॉपिक का ये क्वेश्चन है? कल हम लोग पहला एप्लीकेशन यही पढ़े थे, डिफरेंशियल एक्सपेंशन, कुछ याद आया? डिफरेंशियल एक्सपेंशन कल पढ़े थे, और डिफरेंशियल एक्सपेंशन में हम लोग रूल सीखे थे। क्या रूल था कि जब भी किसी भी टेम्परेचर पर डिफरेंस सेम रहेगा तो वहां पर क्या हम लोगों को मिला था कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ और कोफिशिएंट क्या रहता है, हमेशा सेम किसी भी टेम्परेचर। समझ पा रहे हैं? तो एल ए और अल्फा ए हमेशा इक्वल रहेगा किसके? एल बी और अल्फा बी के। अब आपको निकालना है क्या? एल ए बाय एल ए प्लस एल बी, ठीक है जी। तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ लेंथ चाहिए तो लेंथ वाले को एक साथ लेके आ जाओ, एल ए बाय एल बी इक्वल टू अल्फा बी बाय अल्फा ए, ठीक है। क्या आप सोच पा रहे हैं यहां और यहां में कैसे पहुंचेंगे? क्या आप सोच पा रहे हैं? देखो ये सब ना मैथमेटिकल स्किल है, ये स्किल तभी डेवलप होगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको कोई सिखा नहीं सकता है, ये तो एक कंडीशन है कि आपको ये पता चल गया ये चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस से खुद डेवलप हो जाएगा कि अच्छा ये इसमें फ्रैक्शन है, अगर एक जोड़ दे तो ये इधर चला जाएगा उधर आ जाएगा। तो ये ना चीजें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगा। क्या करना है? 1 जोड़ दो, एल ए बाय एल बी प्लस 1, देखो आ गया। अब ये चीजें आपको हमेशा सिखाए नहीं जा सकते, ये ना नंबर ऑफ क्वेश्चन करते करते आपके अंदर खुद डेवलप हो जाएगा। देखिए एल बी एलसीएम आ गया, एल ए प्लस एल बी इक्वल टू अल्फा ए एलसीएम आ गया, अल्फा बी प्लस अल्फा ए, इसको उल्टा कर दो। अच्छा ये तो गड़बड़, एल ए बाय एल ए प्लस एल बी अपने को क्या आ गया? पहले हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा। रुको 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 एक सेकंड, पहले इसे उल्टा कर दीजिए, एल बी बाय एल ए ठीक है। यहाँ एल ए कॉमन हो गया, ये एल बी प्लस एल ए ये आ गया, यही चाहिए था अपने को। यहाँ पे अल्फा ए आ गया, अल्फा बी प्लस अल्फा ए। अब इसको उल्टा कर दो तो हमारा आ जाएगा एल ए बाय एल बी प्लस एल ए, ठीक है। इसको उल्टा किए तो इक्वल टू अल्फा ए बाय अल्फा बी प्लस अल्फा ए, ठीक है। ये आया एक्सप्रेशन। तो अल्फा ए बाय अल्फा ए प्लस अल्फा बी, ठीक है। क्या बोले? सिर्फ एल ए बाय एल बी को क्यों उल्टा किया? क्योंकि अगर उल्टा नहीं कर रहे थे तो ये एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था। अभी देख किए थे ना मिटाना, पर नीचे एल बी आ जा रहा था। करके देखो, कोई मैथ ही है, किधर से भी किधर लेकर आई उसमें का। बोलो बोलो, दोनों से को उल्टा नहीं किया क्या? ओ सॉरी सॉरी, इसको भी उल्टा करना था। हाँ देखो यहाँ पे मिस्टेक किया मैंने, इसको उल्टा किया, इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा। ये बोल रहे हो ना?
हाँ ठीक ठीक, यहाँ मिस्टेक हुआ, अल्फा ए बाय अल्फा बी। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा बी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बी आ जाएगा। अल्फा बी बाय, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। कुल मिलाकर आपको, जैसे पिछला क्वेश्चन था, आपको पहचानना था वो थर्मल स्ट्रेस की बात करें, मैकेनिकल स्ट्रेस करते तो मिस्टेक हो जाता पुराने क्वेश्चन में, क्योंकि चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ था। पुराना क्वेश्चन आपका क्या था, ओरिजिनल लेंथ था 1 मीटर, 1 मीटर ओरिजिनल क्वेश्चन था, और बाद में बोला है फाइनल लेंथ हो गया 1.01 मीटर। अगर कोई बच्चा ये नहीं सोच पाए कि थर्मल स्ट्रेस पूछा था, तो वो निकाल देगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन, फिर वो कर देगा 0.01 बाय 1, ये आंसर बता देगा। समझ पा रहे हो, ऑप्शन में भी ये रहेगा। पर ये तब होता है जब कोई फोर्स लगता, तब। समझ पा रहे हैं, यहाँ तो फोर्स नहीं लगा, हीटिंग कारण हुआ। ये क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है कि दोनों ब्रिज का डिफरेंस सेम रहेगा, ये सब PYQ ही है, और वहां से हमें ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि ये सेम रहता है। क्या मेरी बात समझ पाए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ वॉच गिव 5 सेकेंड फास्ट टाइम at 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पर, and 10 seconds slow and 10 seconds slow, a watch या clock give 5 second fast time, 5 second fast time at 15 degree Celsius and 10 seconds slow and 10 seconds slow at 30 degree Celsius. At 30 degree Celsius, find the temperature at which clock will give correct time. Find the temperature at which clock will give correct time. तो किस टाइम पे घड़ी जो है वो सही समय देगा, है ना। कल हम लोग पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है, पेंडुलम वाला। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है ना। लेंथ बढ़ने से उसको ज्यादा टाइम लगता है ऑक्सीलेट करने में, तो घड़ी क्या हो जाता है, स्लो। तो देखो पहले ना वो फास्ट था, घड़ी 5 सेकेंड फास्ट था, कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे, और टेम्परेचर जैसे बढ़ा के 30 डिग्री किया, वो घड़ी स्लो हो गया। तो बोला सही टेम्परेचर बताओ जिसपे घड़ी सही टाइम दे। एक बात समझ में आ रहा है, वो टेम्परेचर कितना होगा, 15 और 30 के बीच में कहीं। समझ पा रहे हैं ना। तो कल फॉर्मूला सीखे थे, वहीं से यूज करेंगे। कल तो हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए हैं। देखो कल एक फॉर्मूला सीखे थे ना, एक दिन में कितना स्लो या फास्ट होगा। जब भी मेंशन नहीं करे ओरिजिनल टाइम का, तो मान लेंगे एक दिन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, ओके। तो पहला केस यही है, T2 माइनस T1, ये क्या है, ये तो है टाइम का चेंज। क्लियर ना, ये टाइम था और ये क्या था, टेम्परेचर। तो पहले में बोलना है कि 15 मिनट का टाइम का अंतर है, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड है ना। तो बोला है 5 सेकेंड का टेम्परेचर का अंतर है, ये 5 इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी कितना, तो डेल्टा टी बहुत ध्यान समझो, टी माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री पे ऐसा हो रहा है ना। और फाइनल देखो हमेशा इसको प्लस में रखना है, क्योंकि यहां भी प्लस में रखे हैं, तो ज्यादा में कम को माइनस करेंगे। आपका क्वेश्चन कैसा है कि 15 डिग्री सेल्सियस पे 5 सेकेंड फास्ट है,
और 30 डिग्री सेल्सियस पे 10 सेकेंड स्लो है। यानी कि करेक्ट टाइम कोई बीच में होगा, कोई टी हम मान लेते हैं, यहां पर करेक्ट टाइम मिलेगा तो t माइनस 15 होगा, पर इसमें जब माइनस करेंगे 30 माइनस t करेंगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ठीक है, इंटू 8600, इसको इक्वेशन 1 बना दो। और दूसरा इक्वेशन में बोल रहा है कि 10 सेकेंड स्लो है, तो ये हो गया 10 सेकेंड इक्वल टू हाफ अल्फा, और ये क्या हो जाएगा जी, अब लिखेंगे t 30 माइनस टी, मेरी बात समझ पा रहे हैं, dt की जगह इंटू 86400, ये हो गया इक्वेशन 2। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। ये देखो ये हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कटेगा तो 1/2 लेफ्ट हैंड साइड बचेगा, ये हाफ कैंसिल हो गया, अल्फा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर बचा t माइनस 15, इधर बचा 30 माइनस टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 30 माइनस टी इक्वल टू 2t माइनस 30, है ना, ये इधर आ जाएगा, 30 प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 2t प्लस t, 3t, 3 सबसे कैंसिल, ठीक है, ये कितना हो गया, t इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे सही टाइम देगा ये घड़ी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन पे करते हैं। देखिए, आइडियल गैस expand according to ideal gas expand according to P T square equal to K, ये इसने एक इक्वेशन दे दिया, इसके अकॉर्डिंग फाइंड थर्मल कोफिशिएंट। देखो गैस का जब भी एक्सपेंशन होगा तो कौन सा एक्सपेंशन मानोगे, लीनियर, एरिया या वॉल्यूम? क्या मेरी बात समझ में? कुछ चीजें कॉमन सेंस आपको खुद लगाना पड़ेगा, गैस कोई लेंथ के लॉन्ग नहीं बढ़ रहा, गैस एक रैंडम चीज होती है, समझ पा रहे हैं? तो यहां पर आपको निकालने क्या बोला है, गामा, समझ पा रहे हैं, निकालने क्या बोला है, गामा। थर्मल कोफिशिएंट कौन सा यूज करोगे, वॉल्यूम थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है। अब गामा का फॉर्मूला क्या होता है जी, गामा का फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी, यही है ना। अब ये चीजें आपको लाना है, इसको लाने के लिए आपको ये दिया है, आपको दिया है पी टी स्क्वायर इक्वल टू के। अब यहां से ये कैसे लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी फिर से मैथ ही है, फिजिक्स नहीं है कुछ। देखो आइडियल गैस दिया है, तो आइडियल गैस का जानते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी की जगह रख सकते हैं एनआरटी बाय वी, ये इक्वेशन हो जाएगा एनआरटी बाय वी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू के कांस्टेंट हो रहा हो, v को इधर भेज दिया तो एन आर टी स्क्वायर, सॉरी टी क्यू इक्वल टू के भी, क्लियर है। अब देखिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं, देखो एन आर एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, हम लोग बोल सकते हैं टी क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अब यहाँ के बाद बहुत ध्यान से एक मिनट समझना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं। एक तो तरीका पार्शियल डिफरेंशिएशन में जाइए, पर उससे भी आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, जो कि एरर के समय सीखे थे। एरर के समय क्या सीखे थे, बहुत ध्यान समझो। अगर मैं बोलूं कि आर रेडियस में 2% का एरर है, बताओ एरिया ऑफ सर्कल में कितना परसेंट का एरर होगा, कैसे निकालते थे हम लोग, बोलते थे अच्छा एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर,
समझ पा रहे हैं? तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 यही होगा परसेंटेज एरर इन ए, इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है छोड़ देते थे, और जो पावर होता था उसको नीचे कर देते थे, फिर बोलते थे डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही तरीका यहाँ पे भी यूज करेंगे, क्योंकि देखो मुझे भी यही चाहिए, मुझे चाहिए डेल्टा वी बाय वी इंटू डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं परसेंटेज एरर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 3 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। क्लियर है ना? मुझे अभी परसेंटेज चाहिए नहीं, तो ये 100 मैं बस आपको समझाने के लिए लिखा। तो मुझे मिल गया डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा वी बाई वी मिल गया, डेल्टा टी चाहिए उसको उधर भेज दिया। हो गया 3 बाई टी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी, एंड दिस इज ए गामा, यही है गामा। तो हमारा जो थर्मल कोफिशिएंट मिला ये 3 बाई टी मिला। दूसरा तरीका जाओगे बहुत लंबा तरीका हो जाएगा, कंफ्यूज बहुत हो जाओगे। तो ये तरीके को देखिए, जो शॉर्टकट है उसको अडॉप्ट भी कीजिए। आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्योर थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ना जो रिक्वायरमेंट है उस पर मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसका लिक्विड वाला पोर्शन बच गया है, तो हेडिंग बना दीजिए थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। आप किचन में गए, दूध को चढ़ा दिए, मिल्क बॉयल किए, मिल्क आपके बर्तन से बाहर आकर गिर गया, ये मिल्क के साथ क्या हुआ? थर्मल एक्सपेंशन। ये हुआ ना जी। आप जो गर्म करते हो वो क्या करते हो? थर्मल एक्सपेंशन ही करते हैं। तो सॉलिड तो बहुत कम थर्मल एक्सपेंशन करता है, आपको डे बाय डे लाइफ में बहुत कम देखने को मिलेगा, पर लिक्विड तो हमेशा दिखेगा, है ना? पानी वानी भी आप देंगे तो थोड़ा बॉयल होगा, थोड़ा देखेंगे उसकी वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थर्मल एक्सपेंशन आप किचन में कभी भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, जैसे दूध को गर्म किए तो कितना टेम्परेचर राइज करेंगे तो कितना पानी बाहर गिर जाएगा आपके बर्तन से, है ना? ये हमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो आइए हेडिंग बना दिए थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लिक्विड कभी अकेले हीट नहीं कर सकते। जैसे सॉलिड था उसको हीट कर दिए, लिक्विड को अकेले हीट कर सकते हैं? नहीं, उसको किसी न किसी कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो कोई सॉलिड के अंदर ही रखकर करोगे, तो मान लो ये हमारा कंटेनर है, अब ये अपने आप में एक सॉलिड है, और इसके अंदर आपने रख दिया लिक्विड। और आप कसम खा के रखे हैं कि इसको तुम गर्म 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 करना है। तो अभी बहुत ध्यान से समझिए, पहले बताओ इसमें जो एक्सपेंशन होगा कौन सा एक्सपेंशन होगा? लीनियर, एरियल, वॉल्यूम, कौन सा होगा? है ना? देखिए क्लास के बाहर जाकर ये सारी काम कर सकते हैं आप लोग, है ना? कोशिश कीजिए, क्लास में आप पैसे देकर बैठे हैं, एग्जाम नहीं इतना, आपके पेरेंट फी जमा कर रहे हैं, हॉस्टल्स का फी दे रहे हैं, है ना? इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर ये सब करना है तो जाइए रोड पे कुछ भी करिए भाई, उसके लिए कोई फी देने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ऐसा क्या रोड पे जाके ऐसा करने के लिए 60,000 70,000 फी देना पड़ेगा, मंथली हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा? जब बाह्यात हरकतें करना है तो पूरी पासीघाट में कहीं भी कीजिए बाह्यात हरकतें, क्लास में आए तो प्लीज पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना? ठीक है, तो एक बात समझिए कि जो जैसे अभी गैस में उसने नहीं बोला था गामा बताओ, उसने क्या बताया था? थर्मल कोफिशिएंट। पर हमने डिसीजन लिया था वो क्या होगा? गामा। क्योंकि गैस का ऐसा नहीं गैस कोई लेंथ उसका बढ़ जाएगा, गैस अपने आप में एक वॉल्यूम ही होगा हमेशा। क्लियर है ना? इसीलिए लिक्विड का क्या होगा? क्या लिक्विड का सिर्फ लेंथ बढ़ेगा? क्या सिर्फ एरिया बढ़ेगा या पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा? पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? किचन में दूध का एग्जांपल दो, दूध गर्म करते हैं, पूरा वॉल्यूम बढ़ता है, बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा वो लिक्विड का हमेशा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, ये समझ जाइए। यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है? अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जब होगा
तो देखो जैसे हीट दिए तो ऐसा है क्या, पानी तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा और सॉलिड नहीं एक्सपेंड करेगा। अरे अभी अभी तो पूरा सॉलिड करता था, समझ पा रहे हैं? तो दोनों एक्सपेंशन होगा। आप पढ़ना चाह रहे हो लिक्विड का अलग बात है, पर एक्सपेंड तो ये भी करेगा ना। तो आफ्टर हीटिंग दोनों एक्सपेंड करेगा, है ना। सॉलिड, सॉलिड का मतलब कंटेनर जो है जिसमें बर्तन रखे हैं, प्लस लिक्विड, बोथ विल एक्सपेंड। दोनों क्या होगा, एक्सपेंड होगा। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं? तो अगर सोचो कभी सॉलिड ज्यादा एक्सपेंड कर जाए, लिक्विड कम एक्सपेंड करे, तो कभी लिक्विड उसके बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं? पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमेशा लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा होता है सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। अच्छा, कौन कितना एक्सपेंड करेगा वो कौन डिसाइड करता है? थर्मल कोफिशिएंट। अभी वॉल्यूमेट्रिक है तो कौन डिसाइड करेगा? गामा। तो मान लो सॉलिड का जो कोफिशिएंट है ये बोल रहा हूं गामा ऑफ सॉलिड में बोल दे रहा हूं, और लिक्विड का मैं बोल दे रहा हूं गामा ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं इन जनरल। अब कुछ इंजीनियरिंग करके कोई स्पेशल मैं मटेरियल बना दूं तो अलग बात है, पर इन जनरल गामा जो होता है लिक्विड का ये ज्यादा होता है गामा ऑफ सॉलिड, इसलिए लिक्विड का एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा और सॉलिड का कम होगा। देयरफॉर एक्सपेंशन इन लिक्विड ये ग्रेटर होगा एक्सपेंशन इन सॉलिड के। अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से चूंकि सॉलिड थोड़ा एक्सपेंड करेगा, लिक्विड बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लिक्विड बाहर गिर जाएगा, फॉल डाउन या फॉल आउट। देयरफॉर लिक्विड विल फॉल आउट फ्रॉम सॉलिड कंटेनर। अब कोई आपसे बोले कि भाई बताओ कितना लिक्विड बाहर आएगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान समझिए। देखो जरा, गामा ऑफ लिक्विड अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? डीवी ऑफ क्या? लिक्विड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। क्या यही है ना? और अगर मुझे निकालना हो गामा ऑफ सॉलिड तो क्या निकालेंगे? डीवी ऑफ सॉलिड लो बाय वी ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ पाए? अब एक बात बताओ, मान लो ना लिक्विड का ना वॉल्यूम में चेंज हुआ 10 का, पर सॉलिड भी 2 का चेंज हो गया, तो बाहर कितना निकलेगा? 8। मानो लिक्विड इतना फैला पर उसका कंटेनर भी थोड़ा फैल गया, तो जो बचा पार्ट है वही ना बाहर निकलेगा। तो दोनों जगह से चेंज निकाल लो फिर माइनस कर देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे, पहले इतनी चीजें लिखे फिर इसके बाद मैं फाइंड करके बता देता हूं। तो देखो, अगर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालने जाए तो क्या मिलेगा? इसको इधर भेज दो, तो गामा ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी, यही है। सेम इसी तरीके से डीवी ऑफ सॉलिड निकाले तो गामा ऑफ सॉलिड, समझ पा रहे ना कैसे निकालेंगे? गामा ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा टी। तो यहां से दोनों का चेंज निकाल लेंगे। अब कितना लिक्विड फॉल आउट होगा? लिक्विड फॉल डाउन या फॉल आउट कैसे निकालेंगे? लिक्विड में कितना का चेंज आया उसे माइनस कर दो, कितने का? सॉलिड में आया।
दोनों का वैल्यू निकाले रहेंगे, माइनस कर देंगे, ऐसा ही आंसर आ जाएगा। तो मैंने न्यूमेरिकल नहीं लिया, एक थ्योरी समझा दिया, आप इससे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? कई बार हमसे पूछता है गामा इक्विवेलेंट। गामा इक्विवेलेंट का मतलब अभी जो हमारा सिस्टम है इसमें सॉलिड भी और लिक्विड भी, दोनों मिलाकर बोलेगा एक गामा बताओ, तो दोनों को गामा जोड़ देंगे, वही हो जाएगा, हो जाएगा गामा ऑफ लिक्विड प्लस गामा ऑफ सॉलिड। ठीक है, ठीक है जी। आइए अब लिक्विड में जो सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा लिक्विड? वाटर। अब वाटर जो है ना वो अलग तरीके से एक्सपेंड करता है। तो हेडिंग एक बनाइए, एनामोलस बिहेवियर ऑफ, एनामोलस बिहेवियर ऑफ, एनामोलस मतलब हुआ एबनॉर्मल, समान से हटकर, कोई चीज जो जनरल है उससे थोड़ा अलग बिहेव करता है तो उसको एबनॉर्मल बिहेवियर एनामोलस बोल देते हैं। तो लिखिए एनामोलस बिहेवियर ऑफ, या एबनॉर्मल भी बोल सकते हो, बुक एनामोलस बोलता है तो मैं भी बोल रहा हूं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए होता क्या है, बहुत ध्यान समझिए। देखिए जनरली कोई भी लिक्विड जो है ना, कोई भी लिक्विड वो कैसा बिहेव करता है, वो उसका बिहेव कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए ये इसकी वॉल्यूम है और इस टेम्परेचर है। तो अगर दुनिया का कोई भी लिक्विड की आप ना वॉल्यूम को बढ़ाओ, दुनिया का कोई भी लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ाइए, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाइए, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो जनरली कोई भी लिक्विड में जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ता है। कैसे पता चला? कोई चीज गर्म किए, हीट दे रहे तो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और वाटर जो है ना, वाटर इसके अंदर बहुत टाइप का मॉलिक्यूल्स मिलता है। जैसे H2O अपने आप में अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल्स रहता है, H2O1 भी रहता है, H2O2 भी रहता है, H2O3 भी रहता है। इस कारण से इस सभी का ना थोड़ा बिहेवियर अलग तरीके से हो जाता है। ज्यादा डीप में केमिस्ट्री हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बस ये समझेंगे कि वाटर को जब हीट करते हैं हम लोग, ये वॉल्यूम है मान लो, और ये टेम्परेचर है मान लो, यहां पे कुछ वॉल्यूम है इसका। अब अगर हीट करोगे तो इसकी वॉल्यूम कम होना चालू हो जाएगी। ये बहुत अजीब सा बिहेवियर है उसका। दुनिया का हर लिक्विड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, पर वाटर का कुछ देर तक टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। कम होते होते कब तक? जब तक ये 4 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं आ जाए, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम मिनिमम होता है, मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, अब 4 डिग्री से और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से वो राइज होने लगेगा, फिर से ये राइज होने लगेगा। ठीक, तो इसका कुछ ऐसा बिहेवियर है कि 0 से 4 डिग्री तक अगर उसको हीट करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, और 4 डिग्री से आगे करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था कि वाटर जो है एट 4 डिग्री सेल्सियस है, पानी 4 डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है। अब एक बार इसको हीट किया गया और एक बार इसको कूलिंग किया गया। ठीक है, एक बार उसे हीट दिया गया, एक बार हीट उसे निकाला गया, और ऑप्शन में 4 था कि इन बोथ केस वॉल्यूम विल इंक्रीज, बोथ केस वॉल्यूम विल डिक्रीज, इन हीटिंग वॉल्यूम विल इंक्रीज, इन कूलिंग वॉल्यूम विल डिक्रीज। क्या आंसर होगा बताओ? 4 डिग्री पर है, एक बार उसको ठंडा किया जा रहा है, एक बार उसको गर्म किया जा रहा है, उसका वॉल्यूम कैसा चेंज होगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? बोलना होता है। 4 डिग्री से टेम्परेचर कम करो, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा करो, वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं?
दोनों केस में वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि मिनिमम वॉल्यूम ही होता है 4 डिग्री पे। 4 डिग्री से कम करो ज्यादा करो वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा, समझ पा रहे? तो ये है कि इन बोथ केस वॉल्यूम ऑफ वाटर will increase, volume of water will increase। क्या चीजें क्लियर है ना? चीजें क्लियर है? दोनों केस में वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये समझना जरूरी है। अच्छा, नेचर ने ऐसा क्यों बनाया सोचो। इसी कारण से विंटर आ जाता है। आप देखें विंटर में जो लेक होता है वो पूरा बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। ये आपका अंटार्कटिक जो है वो क्या है, पूरा आइस है, पर वहां पर भी मैरीन लाइफ है। पानी के ऊपर आइस रहता है पर नीचे पानी बचा हुआ रहता है। समझ पा रहे हो? नीचे में मैरीन लाइफ जिंदा रहता है। कभी भी कोई भी लेक पूरा का पूरा फ्रीज नहीं हो जाता है। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे वहां पे दल लेक है, नाम सुने होंगे, वहां पे क्रिकेट होता है। जब विंटर के समय में लेक में क्रिकेट खेलते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग आइस बन जाता है, पर उसके नीचे मछली और जो भी एनिमल लाइफ है, मैरीन लाइफ है, वो जिंदा रहता है। तो कभी भी पूरा का पूरा आइस नहीं बनता, इसी प्रॉपर्टी के कारण। अभी मैं समझाता हूं शॉर्ट में आपको, इसे मैं मिटा रहा हूं। एक और आपको ग्राफ आना चाहिए, वो ग्राफ है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, तो देखो दुनिया का हर चीज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी क्या होगा, कम। पर वाटर केस में उल्टा हो जाएगा। तो वाटर के केस में, ये वाटर का ही बना रहे हैं, ये टेम्परेचर है मान लो, और ये मान लीजिए डेंसिटी है। तो बताइए डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगा, 4 डिग्री पे, क्योंकि वॉल्यूम सबसे कम है यहाँ। समझ पा रहे ना? तो जहां पे भी 4 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो शुरू में जैसे ही इसको हीट करेंगे इसकी डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से डेंसिटी कमना चालू हो जाएगा, तो यहां होगा मैक्सिमम डेंसिटी। यहां होगा मैक्सिमम डेंसिटी। तो वाटर की मिनिमम वॉल्यूम किस टेम्परेचर पे, 4 डिग्री पे। मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे, 4 डिग्री पे। अब मुझे बताओ किसी भी नदी में, किसी भी वाटर बॉडी में ऊपर कौन रहेगा, कम डेंसर या ज्यादा डेंसर, कम डेंसर, और ज्यादा डेंसिटी वाला कहां रहेगा, नीचे। समझ पा रहे हैं? तो जो समुद्र होगा या लेक हो, रिवर हो, उसके नीचे जो बेड है वहां पर पानी हमेशा कितना टेम्परेचर का रहेगा, 4 डिग्री का, कभी 0 डिग्री का नहीं जाएगा। 0 डिग्री वाला कहां चला जाएगा, ऊपर। समझ पा रहे? 0 डिग्री कम डेंसर हो जाएगा ना, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री वाला, तो 0 डिग्री वाला ऊपर रहेगा और ऊपर 0 डिग्री के बाद आइस बन जाएगा, पर नीचे 4 डिग्री बचा रहेगा पानी। और 4 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है जीने के लिए। बातें समझ पा रहे हैं? तो मैरीन लाइफ सेफ रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा का पूरा फ्रीज होना चालू हो जाता। क्या बात समझ पा रहे हैं? तब फिर वैसा होता है जैसे कि आप मानो ग्लास को फ्रीज के अंदर रख के पूरा ग्लास में पानी जम गया, है ना, पर ऐसा कभी लेक में नहीं होता, तालाब में नहीं होता, है ना। क्यों? उसके ऊपर तो जैसे आप कोई भी लेक में जाएंगे तो देखेंगे, या अंटार्कटिका जैसे पूरा का पूरा उतनी बड़ी कंटिनेंट ही है, वहां पर आइस का बहुत इतना है कि इसपे गाड़ी वाड़ी सब चलता है, इतना आइस का बड़ा लेयर है, पर उसके नीचे पानी फ्रेश वाटर है, तभी तो बहुत सारे मैरीन लाइफ जी रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम हुआ, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, और फ्रीज हो गया, और 4 डिग्री टेम्परेचर नीचे बचा हुआ है। और देखिए नेचर ने कितना मजेदार बनाया कि आइस का डेंसिटी कम बनाया है, पढ़े थे ना हम लोग, तभी तो आइस फ्लोट करता है। दूसरी बात, आइस थर्मल इंसुलेटर भी है। आइस थर्मल इंसुलेटर का मतलब बाहर से सन
या हीट यहां से ना बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आएगा जल्दी, समझ पाए? तो नीचे का पानी एक सेफ जोन में आ जाता है। तो जैसे आइस का लेयर बनता है नीचे वाला पानी फिक्स हो जाता है 4 डिग्री टेम्परेचर पर, वहां पे अच्छे से सारी मैरीन लाइफ रहता है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। यहां पे हमारा थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।